हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खुले बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस वर्ल्ड पे। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक अपन ने स्टार्ट कर रखी है और उसका चैप्टर फर्स्ट सर्किट एनालिसिस के ऊपर अपनी परिचर्चा जारी थी। इसमें अपन पढ़ेंगे पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ चीजें जो कि बीते लेक्चर में अपन इन्हीं के ऊपर बात की थी कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि जो चतुर टर्मिनल जाल को के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, वो क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स तीन होते हैं, एक होता है जेड पैरामीटर, एक होता है वाई और एक होता है एक्स पैरामीटर। जेड पैरामीटर को अपन इंपीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं, वाई पैरामीटर को अपन एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं और एक्स पैरामीटर को अपन हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं, शंकर प्राचल अपन बोलते हैं। अब ये तीनों पैरामीटर्स होते क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। पैरामीटर्स के ऊपर आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है कि न्यूमेरिकल रूप में आए, हो सकता है रिलेशन में आ जाए, या हो सकता है डायरेक्ट पैरामीटर्स पूछ ले, हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, लेकिन पैरामीटर्स में पूछेगा जरूर। तो इसलिए पैरामीटर्स के इस चैप्टर को और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पहली बात है जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर क्या होता है? जेड पैरामीटर होता है, देखो हेडिंग डाल लो, पहली बात है पैरामीटर हेडिंग डाल लो और उसमें पहला लिख लो जेड प्राचल। भाई होता क्या है जेड प्राचल, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो जेड प्राचल हेडिंग डाल ली। अब देखो इसमें जेड प्राचल के बारे में थोड़ा समझो। जेड प्राचल का मतलब होता है कि अगर अपना निवेशी धारा और निर्गत धारा यानी इनपुट करंट और आउटपुट करंट दोनों स्वतंत्र चर के रूप में, तो वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज क्या होंगे, आश्रित चर के रूप में होंगे। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुना कि अगर अपनी इनपुट करंट और आउटपुट करंट स्वतंत्र चरों के रूप में हो, स्वतंत्र चर के रूप में होंगी, तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज क्या होंगी, आश्रित चर होंगे। कैसे होंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं इनपुट वोल्टेज अपने V1 हो गया, आउटपुट वोल्टेज अपना V2 हो गया, ये मान रहा हूं। और ये एक बार आपको इसका डायग्राम दिखा दूं, ये हो गया अपना 4 टर्मिनल नेटवर्क, FTN का मतलब हो गया 4 टर्मिनल नेटवर्क, और इसमें दो सिरे भाई यहां से निकल रहे हैं और दो सिरे ये वाले निकल रहे हैं। यहाँ वाला जो वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज हो गया V2 और यहाँ वाला वोल्टेज हो गया V1। यहां से करंट आ रही है वो I1 आ रही है और इधर जो करंट जा रही है वो I2 जा रही है। ये इनपुट टर्मिनल हो गया, ये अपना आउटपुट टर्मिनल हो गया, ठीक है। एक बार भाई देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम को देखो, मैं बीच में आ रहा हूं क्या, है भाई, बिल्कुल मैं बीच में आ रहा हूं, तो क्या करें, हट जाएं, बिल्कुल। ये लो डायग्राम को एक बार ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। देख लिया ना, अरे भाई इतना ही देखना था, बस एक झलक, ठीक है। एक झलक खूब होती है, देखना हो तो, वरना तो नहीं देखने का मूड हो तो फिर क्या ही होगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अब डायग्राम देख लिया, इसमें इनपुट करंट कौन सा है, तो इनपुट करंट आप कहोगे सर I1 करंट इनपुट करंट है, वोल्टेज अपना V1 है, और इसी प्रकार से V2 जो वोल्टेज होगा वो अपना आउटपुट वोल्टेज होगा, और I2 जो करंट होगा वो अपना आउटपुट करंट होगा। अब मैंने जो डेफिनेशन बताई वो क्या बताई भाई, I1 I2 दोनों स्वतंत्र चर के रूप में हो, तो जो अपना क्या होगा, I1 I2 अगर स्वतंत्र चर के रूप में हो, ध्यान से सुनो, ये फंक्शन है I1 I2 का, भाई ये दो फंक्शन है I1 I2 के। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है कि I1 I2 यहाँ पे स्वतंत्र है, अपन कितना भी वैल्यू इनका रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे आप I1 I2 का वैल्यू चेंज करोगे तो अपने V1 V2 में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, यानी V1 V2 क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए किन पे, I1 I2 पे। तो यही बात तो अपन बोल रहे हैं ना कि अगर I1 I2 अपने स्वतंत्र चर के रूप में हो तो V1 V2 क्या होंगे, आश्रित चर होंगे। और इस प्रकार के जो प्राचल होते हैं, इस अवस्था के जो प्राचल होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, जेड प्राचल कहलाते हैं। तो भाई एक बार आप नोट डाउन करोगे या फिर इसे समझा दो भाई पूरा, भाई एक बार चलो आप यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है।
मैं एक बार हट जाता हूँ और जेड प्राचल पैरामीटर हेडिंग डाल लो, प्राचल हेडिंग डाल लो और प्राचल हेडिंग डाल के और इसमें जेड प्राचल हेडिंग डाल लो, नेटवर्क बना लो, फिर नेटवर्क बना लो और यहाँ पे V1 V2 और ये फंक्शन लिख लो I1 I2, दोनों दोनों ही फंक्शन किसके हैं? I1 I2 के हैं मेरे भाई, दोनों ही फंक्शन किसके हैं? I1 I2 के हैं। और फिर एक डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। नोट डाउन कर लिया ना, इतना वक्त थोड़ी ना लगता है। अब सुनो, डेफिनेशन लिखो भाई इसके नीचे कि यदि यदि I1 I2 या निवेशी धारा और निर्गत धारा स्वतंत्र चर के रूप में हो, यदि I1 I2 स्वतंत्र चर के रूप में हो तो V1 V2 आश्रित चर होंगे। यदि I1 I2 का मतलब समझ रहे हो, इनपुट करंट और आउटपुट करंट, और V1 V2 का मतलब हो गया इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, ये सब आपको पता है ना। तो क्या लिखा आपने कि यदि इनपुट करंट और आउटपुट करंट स्वतंत्र चर के रूप में हो तो V1 V2 क्या होंगे? आश्रित चर होंगे। इस अवस्था में लिखो भाई नीचे, इस अवस्था में चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल, इस अवस्था में चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल जेड प्राचल कहलाते हैं। इस अवस्था में चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल जेड प्राचल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूं और इक्वेशन सेकंड दे दूं। ये चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल जेड प्राचल कहलाते हैं, यहां तक लिख लिया। अब ध्यान से सुन लेना, यहां तक क्लियर है। अब देखो, समीकरण 1 और 2 का अपन को क्या करना है? आंशिक अवकलन करना है, संपूर्ण आंशिक अवकलन। तो भाई करो, समीकरण 1 और 2 का संपूर्ण आंशिक अवकलन करेंगे भी। देखो भाई, संपूर्ण आंशिक अवकलन करेंगे समीकरण 1 और 2 का। समीकरण 1 क्या है? V1 और फंक्शन है I1 I2 का, तो ये क्या हो जाएगा? dV1 dV1, यानी V1 का तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण आंशिक अवकलन dV1 हो जाएगा। अब देखो भाई, ध्यान से सुनो भाई, यहां पे दे रखा है V1 और ये है फंक्शन I1 I2 का, तो एक बार I1 का क्या करेंगे? आंशिक अवकलन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? V1 के रेस्पेक्ट में। और फिर I2 का आंशिक अवकलन करेंगे V1 के रेस्पेक्ट में। तो देखो कैसे होगा, ठीक है। देखो भाई क्या होगा, तो V1 का V1 के रेस्पेक्ट में I1 का करेंगे तो डेल V1 अपॉन में डेल I1, और I1 का टोटल कितना हो जाएगा? dI1। अरे I1 का टोटल कितना हो जाएगा? dI1 प्लस में फिर डेल V1 का I2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल V1 अपॉन में डेल I2, और I2 का टोटल कितना हो जाएगा? dI2 हो जाएगा। I2 का टोटल कितना हो जाएगा? dI2 हो जाएगा। ये अपना इक्वेशन हो गया, वो थर्ड हो गया। या फिर इसको इक्वेशन ना ही दे तो भी अपना काम तो चल जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको इक्वेशन नहीं और या फिर दे ही दो भाई, तीसरा इक्वेशन दे दो। चलो अब आगे चले। अब भाई अपन V2 का क्या करें? आंशिक अवकलन करें। तो V2 का आंशिक अवकलन क्या होगा भाई? V2 भी तो I1 I2 पे ही डिपेंड कर रहा है ना मेरे भाई। अरे भाई V2 भी तो I1 I2 पे ही डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? dV2, और dV2 होगा डेल V2 अपॉन में डेल I1, और डेल I1 और I1 का कंप्लीट हो जाएगा dI1, प्लस फिर डेल V2 का किसके रेस्पेक्ट में? I2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, और I2 का जो कंप्लीट होगा, I2 का कंप्लीट जो अवकलन होगा, आंशिक अवकलन, वो dI2 होगा।
और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो भाई, अब कुछ भी नहीं करना, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट 2 का क्या कर दिया अपने, आंशिक अवकलन कर दिया। अब आंशिक अवकलन करने के बाद क्या करना है मेरे भाई, अब देखो अपन dv1 को क्या मान लेंगे, v1 मान लेंगे, dv2 को क्या मान लेंगे, v2 मान लेंगे, और इसी प्रकार से जो अपना डेल v1 अपॉन में डेल i1 है ना। अब बात कर रहे हैं अपन z पैरामीटर की, तो क्या मानेंगे मेरे भाई, अरे भाई z पैरामीटर में ही तो कुछ मांगेंगे, तो इसमें ये हो गया z11, और इसी प्रकार से डेल v1 अपॉन में डेल i2 ये हो जाएगा z12। भाई ऊपर देखो, इन z v1 क्या है, 1 है, और i क्या है, 2 है, तो z12 यानी पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, इस प्रकार से, और डेल v1 अपॉन डेल i1 है तो z11 हो गया। अब देखो, और वैसे आपको परिभाषा तो पता है ना, V अपॉन I क्या होता है, अरे भाई वोल्ट अपॉन धारा, मैंने क्या बताया था, इंपीडेंस बताया था, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, इसमें कोई नई बात नहीं लिख रहा हूं, कल वाली जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपको याद होगा। और इसके अलावा अपने पास क्या है, dv1 dv2 ले लिया। अब देखो डेल di1 और di2 और ले लो, और di1 di2 को अपन क्या मान लेंगे, di1 को भाई i1 मान लो, और di2 को आप मान लो i2, और फिर बचा डेल v2 अपॉन में डेल i1, तो इसको ले लेंगे z21, और डेल v2 अपॉन में डेल i2 इसको क्या ले लेंगे, z22 ले लेंगे। ठीक है, इसको क्या ले लेंगे, z22 ले लेंगे भाई। अरे यहां तक क्लियर है क्या। अब देखो भाई, कुछ भी नहीं करना, जो अपने माना है, क्या माना है, ये वाली जो चीजें मानी है, dv1 को v1 माना है, dv2 को अपने क्या माना है, v2 माना है, और di1 को i1 मान लिया कैपिटल, और di2 को कैपिटल i2 मान लिया भाई। ठीक है, और डेल v1 अपॉन डेल i1 को क्या मान लिया, z11 मान लिया, डेल v1 अपॉन डेल i2 को क्या मान लिया, z12 मान लिया, डेल v2 अपॉन डेल i1 यानी वोल्टेज अपॉन धारा, ये तो क्या होती है, इंपीडेंस होती है। अब इंपीडेंस कौन सी, तो भाई ऊपर देखो, अरे भाई इनको माना कैसे है भाई, वोल्टेज अपॉन धारा तो इंपीडेंस हो गई। अब इंपीडेंस कौन सी, तो ऊपर कौन सा है 2, तो 2 को पहले लिख दो, और नीचे कौन सा है 1, तो 1 को बाद में लिख दो। इसी प्रकार से भाई वोल्टेज अपॉन में धारा इंपीडेंस, फिर देखो 2 2 है तो 2 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार से 1 1 है तो 1 1 आ गया, 1 2 है तो 1 2 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, तो इस प्रकार से माना है, और अपन इंपीडेंस की परिभाषा लगाई है, और कुछ भी नहीं किया इसमें। ओके, तो चलो अब इक्वेशन में इसको पुटअप करा दें भाई, 1 मिनट और मैं आता हूं। चलो भाई, अब अपन इक्वेशन में पुटअप करा देते हैं। इक्वेशन अपन ने क्या लिखी थी, तो भाई पहली इक्वेशन तो थी v1 dv1, तो dv1 का अपन ने dv1 की जगह क्या ले लिया, अपन ने dv1 की जगह ले लिया v1। अरे भाई इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में पुटअप करा रहे हैं, तो देखो भाई इक्वेशन थर्ड क्या है, थर्ड इक्वेशन की तरफ देखो, तो थर्ड इक्वेशन है dv1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, v1 लिख देंगे, dv2 की जगह अपन v2 लिख देंगे, डेल v1 अपॉन डेल i1 यानी z11 हो जाएगा। di1 का अपन ने क्या माना है, i1 प्लस डेल v1 अपॉन में डेल i2 अपन ने z12 माना है, और di2 क्या माना है, थर्ड की तरफ देखो भाई, थर्ड की तरफ di2 को क्या माना है, i2 माना है। तो मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, अरे भाई थर्ड इक्वेशन को मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, कि v1 इक्वल टू z11 i1
प्लस Z12I2 और V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2। ये सब कुछ चीजें अपन ने मान ली और जो जो मानी है वो इक्वेशन थर्ड और फोर में लिख दी और ये मानने के बाद अपनी इक्वेशन क्या आ गई, 4 और 5 आ गई। अब देखो 4 और 5 से क्या करना है, 4 और 5 से कुछ भी नहीं करना है। 4 और 5 से अपन को जो वोल्टेज है इसमें I1 और I2 का वैल्यू अपन यहां से क्या कर लेंगे, सॉरी Z11 Z12 और 21 22, ये अपने 4 Z प्राचल है, इनका वैल्यू अपन को यहां से कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो भाई कैसे करें, तो एक बार अपन मान लेंगे इफ I2 इक्वल टू 0, यदि अपन क्या ले इफ I2 इक्वल टू 0 यानी आउटपुट टर्मिनल आर ओपन, अगर आउटपुट टर्मिनल क्या हो, ओपन हो। अरे भाई इफ I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि अपने आउटपुट टर्मिनल क्या होंगे, ओपन होंगे। आउटपुट टर्मिनल ओपन होने से मतलब क्या है, अगर V2 0 होता तो अपन कहते हैं कि आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किटेड। आउटपुट टर्मिनल अगर लघुपतित होंगे तो वोल्टेज 0 होगा और अगर खुले होंगे तो अपना वहां पे करंट नहीं पहुंच रहा होगा, चीजें मैंने कल आपको बताई थी। तो ठीक है, I2 0 होने का मतलब आउटपुट टर्मिनल आर 0, तो फिर तो अपन के देखो भाई समीकरण 3 से आउटपुट टर्मिनल 0 है, तो अब समीकरण 3 से देखो, सॉरी 4 से, 4 दिया था ना वो, तो इस समीकरण 4 से देखो, तो 4 समीकरण क्या है, V1 इक्वल टू Z11I1 और प्लस में Z12I2, यही है ना। अरे भाई देख लो, यही है क्या भाई, देखो इसमें I2 की समीकरण 4 में आप I2 की जगह 0 रखोगे तो क्या बचेगा, V1 इक्वल टू Z11I1, यही बचेगा ना। तो Z11I1 ही मैंने लिखा है, V1 इक्वल टू Z11I1। तो इसका मतलब यहां से आप देखोगे तो Z11 की जो वैल्यू आएगी वो V1 अपॉन में I1 आएगी। वो क्या आएगी, V1 अपॉन में I1। V अपॉन में I क्या होती है, अरे भाई वोल्टा अपॉन में धारा, ये क्या होती है, तो आप कहोगे सर इनपुट इंपीडेंस होती है। और इनपुट अपॉन में इनपुट, इसका मतलब इनपुट। अरे भाई इनपुट इंपीडेंस का मतलब क्या हो गया कि इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट। इनपुट इंपीडेंस का मतलब तो यही हुआ। अगर बात करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन में आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन में आउटपुट करंट, इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट इंपीडेंस हो गई। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन बात करें कि इनपुट वोल्टेज अपॉन में आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज अपॉन में आउटपुट करंट, तो अपन क्या कहेंगे कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगी, इंपीडेंस हो गई। ये कल मैंने बताया था ना। और अगर आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट अगर उल्टा हो जाए तो अपना रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, आउटपुट अपॉन में इनपुट ये तो हो गया फॉरवर्ड, और इनपुट अपॉन में आउटपुट क्या होगा, रिवर्स में होगा। फिर अपन इंपीडेंस की बात करें, एडमिटेंस की बात करें, जिस किसी की भी बात कर लेंगे, तो देखिएगा भाई ये क्या हो गया, I1 V1 अपॉन में I1 का मतलब इनपुट अपॉन में इनपुट, तो ये इनपुट हो गया ZI, इसका वैल्यू क्या हो गया, इनपुट में आ जाएगा ZI। ठीक है, इसका वैल्यू इनपुट पे आ जाएगा ZI। अब अपन देखें समीकरण और 5 से देखोगे तो V2 का वैल्यू आएगा और वो आएगा Z21I1, क्योंकि I2 तो 0 हो जाएगा, I2 तो भाई 0 हो जाएगा। तो देखो भाई समीकरण 5 क्या बोल रहा है, तो आप कहोगे भाई V2 है, ये देखो एक क्या बन गया V2 का, देखो भाई V2 है और V2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू तो 0 रखा है, तो Z22 वाला तो 0 हो जाएगा, Z21I1 होगा। और मैंने भी क्या यही लिखा है क्या, अरे भाई मैंने भी यही लिखा है क्या, जो Z21I1। अब देखो, अब यहां पे कर दो भाई, Z21 का वैल्यू कितना आएगा, तो Z21 का वैल्यू आएगा V2 अपॉन में I1
और v अपॉन में i क्या होती है सर? v अपॉन में i होती है z। आउटपुट अपॉन में इनपुट आ गया, मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस में, तो फॉरवर्ड बाइस में मैंने लिख दिया z है। ठीक है, आउटपुट अपॉन में इनपुट आ गया, मतलब होगा फॉरवर्ड बाइस में, और फॉरवर्ड बाइस में मैंने लिख दिया z है। ये क्या हो गया? v1 और v2। यहां से अब अपन ने क्या कर दिया, एक बार क्या कर लिया, आउटपुट टर्मिनल को 0 मान लिया, यानी I2 को 0 मान लिया। अब एक बार क्या करना है, इनपुट टर्मिनल को 0 मान लो। अरे भाई, एक बार अपन ने I2 को 0 मान लिया, तो अपन को किसकी वैल्यू मिल गई? Z11 और 21, यानी इधर वाले की वैल्यू मिल गई। उधर वाले की वैल्यू यानी Z12 और 22 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? I1 को 0 मान लेगा, क्योंकि भाई I1 उनके गुणा में हो रहा है, तो वो 0 हो जाएंगे। तो I1 को एक बार 0 मान लो, तो अब क्या कर लोगे भाई? इफ I1 इक्वल टू 0, और I1 0 का मतलब हो गया इनपुट टर्मिनल आर ओपन। यानी इनपुट टर्मिनल क्या हो जाएंगे? इनपुट टर्मिनल आर ओपन। I1 का मतलब ये हो गया। अब देखो, I1 0 मानोगे तो फिर अपन देख लेते हैं समीकरण, कौन सा? समीकरण 4 से। तो भाई समीकरण 4 देखो क्या है, I1 का वैल्यू अपन 0 मान रहे हैं, समीकरण 4 देखो भाई क्या है। तो देखो भाई क्या है, V1 इक्वल टू Z11 I1, ये तो 0 हो गया, तो V1 इक्वल टू क्या बचेगा? Z12 I2 बचेगा। V1 इक्वल टू Z12 I2 बचेगा। V1 इक्वल टू क्या बचेगा? V1 इक्वल टू बचेगा Z12 I2, Z12 I2। इसका मतलब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए? Z12 की चाहिए। वो कितनी आ जाएगी? V1 अपॉन में I2। पहली बात है, V अपॉन में I आ गया, माइंड में सवाल उठा कि भाई Z है। V अपॉन में I आते ही माइंड में सवाल उठा कि Z है। फिर क्या आया? इनपुट अपॉन में आउटपुट, मतलब रिवर्स वाइस में होगा। आउटपुट अपॉन में इनपुट आए तो मतलब वो चीज होगी फॉरवर्ड वाइस में, और अगर इनपुट अपॉन में आउटपुट आए तो मतलब वो चीज क्या होगी? रिवर्स वाइस में होगी। तो मतलब ZR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZR हो जाएगा। और समीकरण 5 से देखोगे तो समीकरण 5 से मेरे भाई क्या हो जाएगा? V2 का वैल्यू आएगा, और V2 का वैल्यू आएगा, वो आएगा Z22 I2। अरे भाई यही आएगा क्या? Z22 I2, क्योंकि Z12 वाला तो 0 हो जाएगा ना मेरे भाई। देखो देखिए 5 में देखो, तो I1 का 0 होगा, तो Z21 वाला तो 0 हो जाएगा। तो V1 का वैल्यू क्या आएगा? Z22 I2। V1 का वैल्यू क्या आएगा? Z22 I2। अच्छा अपन ने, अरे V2 का वैल्यू आएगा ना, वो वहां पे V1 कैसे कर रखा है? V2 का वैल्यू आएगा V2 भाई, यहाँ पे V2 है, V2 ही था, ये अपन को थोड़ा दिखाई में प्रॉब्लम आ रहा है, V2। ठीक है, यहाँ पे V2 है, वरना फिर गड़बड़ करोगे। तो V2 इक्वल टू क्या हो गया? Z22 I2 हो गया। अब देखो भाई Z22 क्या हो जाएगा? तो V2 अपॉन में I2 हो जाएगा। V अपॉन में I आ गया, मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? Z हो जाएगा। अब आउटपुट अपॉन में आउटपुट आ गया, मतलब Z क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट अपॉन में आउटपुट आ गया, मतलब अपना Z क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। यहां तक अपन ने चारों चीजों को देख लिया। अब देख लो भाई बाई इक्वेशन 3 और 4। 3 और 4 में लिखने 4 और 5 दी थी, कौन सी दी थी भाई? इक्वेशन कौन सी दी है अपने? 3 और 4, 4 और 5। तो इक्वेशन 4 और 5 में सभी वैल्यू रखने पर, तो भाई इक्वेशन 4 एंड 5, बाई इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 इक्वेशन क्या बोल रही है? 4 बोल रही है V1 इक्वल टू Z11। Z11 का वैल्यू क्या आया? ZI आया, Z11 I1। तो I1 तो ऐसे कैसे प्लस में Z12, Z12 का वैल्यू क्या आया मेरे भाई? फॉरवर्ड वाइस में आया था Z है, और I2 यही आया था ना। तो ये समीकरण नंबर दे दो A। और V2 का वैल्यू क्या आया? V2 का वैल्यू आया ZR I1 प्लस में ZO I2।
ये समीकरण अपन जैसे 4 और 5 में रखेंगे ना, अरे भाई Z11 का वैल्यू आया Zi, तो Z11 की जगह अपन ने Zi लिख दिया। Z12 का वैल्यू आया कितना, ZF, Z12 का वैल्यू आया ZF, Z21 का वैल्यू आया ZR और ZR और वो हो गया ZO, ठीक है। IRFO उल्टा कर दिया रे, इसमें आ गया R इसमें आएगा भाई, IRFO ऐसे होता है वो, ये ट्रिक है ZIRFO इसको याद रखने की। तो ये अपना A और B है, तो समीकरण A और B क्या कहलाते हैं, Z प्राचल समीकरण कहलाते हैं, और IRFO ये क्या कहलाते हैं, अपने Z प्राचल कहलाते हैं, ये अपने कहलाते हैं Z प्राचल। तो भाई जल्दी से लिखो, फिर अपन Y प्राचल और कंप्लीट करें या फिर कल करें। चलो एक बार ये तो नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। बहुत ही सिंपल है भाई, अगर ध्यान से आप ध्यान दोगे तो बहुत ही सिंपल चीज है। हेडिंग डाल लो पैरामीटर, पैरामीटर हेडिंग डाल ली, और इसमें अपन हेडिंग वगैरह डाल के और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो लिखी हुई है। समीकरण 1 और 2 का संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 1 और 2 का संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, और संपूर्ण आंशिक अवकलन करने के बाद समीकरण 3 और 4 दे दो, ये लिख लो। समीकरण 1 और 2 का संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर और संपूर्ण आंशिक अवकलन करने के बाद, और इसे समीकरण 3 और 4 दे दो। और भाई फिर 3 और 4 के बाद, और ये अपन ने क्या करें, माना है, तो ये सभी जो चीजें मानी है वो लिख लो। dv1 को v1 मान लिया, dv2 को v2 मान लिया, डेल v1 अपॉन डेल i1 को z11 मान लिया, v1 अपॉन में i2 को z12 मान लिया, डेल v2 अपॉन में डेल i1 को z21 मान लिया, डेल v2 अपॉन डेल i2 को z22 मान लिया। ये सभी अपन ने माने हैं भाई। और माने कैसे हैं कि भाई इंपीडेंस की परिभाषा लगाई है, आउटपुट अपॉन आउटपुट वाले को आउटपुट आउटपुट हो गया, इनपुट अपॉन में इनपुट 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 हो गया, इनपुट अपॉन में आउटपुट इनपुट आउटपुट हो गया, और आउटपुट अपॉन में इनपुट आउटपुट इनपुट हो गया। इस प्रकार से माने, इनमें भी एक कला लग रही है, ऐसे डायरेक्ट यूं ही नहीं मान लिए, ठीक है ना। नोट डाउन कर लिया ना। अब देखो भाई, और ऐसे नोट डाउन करके और समीकरण 4 और 5 दे दो। नोट डाउन करने के बाद समीकरण 4 और 5 दे दो। समीकरण 4 से, यानी इफ I2 इक्वल टू 0, यानी आउटपुट टर्मिनल आर ओपन, आउटपुट टर्मिनल आर ओपन, समीकरण 4 से, तो 4 से भाई ये हो जाएगा v1 इक्वल टू z11 i1, और ये भाई लिख लो समीकरण 4 से, तो अपना zi आ जाएगा z11 की जगह, और समीकरण 5 से अपना zf आ जाएगा z21 की जगह, z21 की जगह आ जाएगा zf। i1 0 होने का मतलब है इनपुट टर्मिनल आर क्या है, ओपन, यानी इफ इनपुट टर्मिनल आर ओपन, इसका मतलब i1 0 हो जाएगा, और I2 0 होने का मतलब है आउटपुट टर्मिनल आर ओपन। तो इनपुट टर्मिनल आर ओपन होंगे, तो समीकरण 4 से भाई आ जाएगा ZR, और समीकरण 5 से आ जाएगा ZO। समीकरण 4 से तो आ जाएगा ZR, और समीकरण 5 से क्या आ जाएगा, ZO आ जाएगा। तो भाई इक्वेशन 4 एंड 5, और 4 एंड 5 से लिख दो, v1 और v2 आ गया।
लिख दिया क्या? तो अब यहां पे लिख दो समीकरण ए और बी, समीकरण ए और बी जेड प्राचल समीकरण कहलाते हैं। समीकरण ए और बी जेड प्राचल समीकरण तथा, ऐसे लिखो समीकरण ए और बी जेड प्राचल समीकरण तथा जेड आई जेड आई जेड आर जेड आई जेड आर जेड एफ और जेड ओ ये चतुर्थ टर्मिनल जाल के जेड प्राचल कहलाते हैं, या जेड ओ ये क्या कहलाते हैं? जेड प्राचल कहलाते हैं। ऐसे कर लो, जेड ओ जेड प्राचल कहलाते हैं। ये चारों क्या है? अपने जेड प्राचल है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्त आज अपन लेक्चर को यही पे समाप्त करते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट है अपनी और इसे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा बग्स आ रहा है। तो कल अपन इस चीज को रेगुलरली करेंगे और कल की क्लास में अपन वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर के बारे में जानेंगे। आज की क्लास वही वैसे आधे घंटे की हो पाई है। आज मूड तो था कि 1.5-2 घंटे तक क्लास लेंगे, बट क्या करें भाई, व्हाइट बोर्ड ने अपडेट मांग लिया तो फिर क्या पता बाद में और बग्स करे तो अपनी क्लास डिस्टर्ब होगी। इसलिए अपन कल ही देखेंगे इस क्लास को, और तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और अपनी फिजिक्स को यूं ही आनंदमय तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहेगा, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।